कैसे हैं आप सब? मजे ले रहे होंगे बारिश के और गर्मियों से छुटकारा पा रहे होंगे। तो इसी गर्मी से छुटकारा पाने और बायो की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम आ गए आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें देख ली है। तो आज हम जो है कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और चलिए क्या है भाई, चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। तो ये सब पढ़ना है हमें, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मूल के वृद्धि क्षेत्र यानी कि रूट्स के ग्रोथ रीजन्स क्या हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद विभोजत्य के क्षेत्र जो कि 3 टाइप है, और दीर्घीकरण क्षेत्र, उसके बाद परिपक्वन क्षेत्र। फिर से मैं एक बात जो आपसे कहना चाहती हूँ उसको शुरू करने से पहले, कि जो बच्चे 11th में हैं मैं उनसे बार बार कहती हूँ कि 9th की जो ये चैप्टर चला था, चैप्टर नंबर 6 या 7 जो विभोजत्य के क्षेत्र वाला है, कोशिकाओं व उत्तक के प्रकार, वो जरूर देखें अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 9th और 12th आपस में रिलेटेड है। तो अब जिन्होंने 9th की वो क्लासेस ले रखी है, क्योंकि 9th में ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, विभोजोत्तक और मूल के क्षेत्र वाला, विभोजोत्तक की रीजंस वाला, तो वहां पे अगर आपने इसको समझ लिया है तो ये वाला आपके लिए ऐसे चुटकियों का खेल है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, वही के वही है, बस थोड़ा सा लार्ज स्केल पे हम इसको पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है। तो उनके लिए ये काम इजी हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट डाल दीजिए, कुछ बच्चे हमेशा डालते रहते हैं, जैसे कि अंजलि है, जोया है, मुझे याद है उनके सब कमेंट डालते हैं, एक अभिलाषा है, काफी बच्चे हैं जो कमेंट डालते रहते हैं। तो सबके नाम बोलना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हाँ मैं देखती रहती हूँ सबके कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं मूल की वृद्धि क्षेत्र। अब देखो क्या है वृद्धि क्षेत्र। भाई मूल तो बना दी हमने कल की क्लास में, लेकिन क्या मूल हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी? नहीं, उसको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तना बढ़ रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है, तो मूल को भी अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्या, ताकि वो उस तने को संभाल सके, उस स्टेम को संभाल सके। तो मूल में भी वृद्धि करना बहुत जरूरी है। और सजीवों का तो गुण ही वृद्धि करना है, सबसे मेन गुण। तो भाई वृद्धि नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे बैठे बैठे? तो रूट्स जो है, रूट्स में कुछ रीजन्स होते हैं जो उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं, चाहे वो वृद्धि मोटाई में हो, चाहे वो वृद्धि लंबाई में हो, कैसे भी हो। जैसे आप भी वृद्धि करें, क्या आप बचपन में इत्तू से थे तो अभी भी इत्तू से हैं? नहीं, हम बड़े हो गए, हमारे हाथ पैर मुंह सब बड़ा हो गया है और हमारी सोच भी बड़ी हो गई है। तो इनमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये भी सजीव है। क्या है ग्रोथ रीजन्स या वृद्धि क्षेत्र? मूल या जड़ के अंतिम छोर से कुछ मिमी, ज्यादा नहीं भाई, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रूट है ही कितनी, है ना। कल के वीडियो में आपने देखा होगा भाई रूट्स हैं ही कितनी, और ऐसे भी रूट्स आपने देखी है कितनी, तो है 1-2 सेंटीमीटर। तो आगे ये सेंटीमीटर में मत लिख देना, क्योंकि टोटल रूट ही 1-2 सेंटीमीटर होती है अगर आप छोटे प्लांट की निकालोगे। बड़े किसी की पेड़ की निकालोगे तो भाई उसमें आप बोल सकते हो सेंटीमीटर में रीजन हो सकता है, लेकिन हम तो नॉर्मल बात करते हैं। तो भाई 1-2 मिलीमीटर का ही रीजन होता है, से लेकर कुछ सेंटीमीटर, छोटों के लिए तो भाई सेंटीमीटर में बात आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी में, अभी तो टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ। चलिए, कुछ मिलीमीटर अगर छोटे प्लांट्स की बात करें, और अगर बड़े पौधों की बात करें, मतलब ट्रीज की बात करें, तो कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। का भाग वृद्धिशील होता है, वह इसे मूल या जड़ का वृद्धि प्रदेश या ग्रोथ रीजन या ग्रोइंग रीजन कहते हैं। ठीक है, मूल का यह भाग मूल गोप यानी कि रूट कैप से ढका रहता है, जो टोपी नुमा संरचना है। इसकी बात हमने कल की थी, याद है आपको वो भूली बिसरी बातें, जब मैंने कहा था कि रूट के बाहर यानी कि बिल्कुल शीर्ष पर एक टोपी के समान संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल गोप या रूट कैप कहते हैं। और ये भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट सी कोशिकाएं रहती है, विभोजोत्तक कोशिकाएं, जिसकी रक्षा ये करती है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जाए, और हमारी जो मूल है वो आराम से बढ़िया से वृद्धि करती रहे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। भाई रूट कहाँ रहती है? जमीन में रहती है। अब वो रगड़ाएगी, खरोच आएगी, पानी बहेगा, तो उसके साथ ये सेल्स बह के जा सकती है, टूट सकती है। तो उनकी रक्षा के लिए हमने इनको एक टोपी पहना रखी है। इस डायग्राम को आप देखेंगे, ये डायग्राम ज्यादा पुराना नहीं है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में बना हुआ है और आपकी बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है,
ये रीजन है जहां पे विभोज्योतक कोशिकाएं रहती हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल रहती है। और सिर्फ यही एक कारण है इनका कि इनकी रूट्स की लंबाई में जो है वो वृद्धि होती रहती है। इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ रीजन। ठीक है, वैसे जो है ग्रोथ रीजन जो है वो काफी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी देखेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ वृद्धि क्षेत्र जो है वो 3 में, क्योंकि अब हम ड्रॉ करेंगे। एक बार अच्छा वाला डायग्राम दे देते हैं, फिर एक गंदा वाला हम हमारी तरीके से बनाएंगे। तो देखो 3 रीजन्स होते हैं रूट के अंदर। पहला वाला जो हमने देखा, ये मेन जो है, ये मेन वृद्धि क्षेत्र है, इसको वृद्धि क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं उपस्थित है, विभोज्योतक कोशिकाएं। अब आप बोलेंगे विभोज्योतक कोशिकाएं, तो वही क्लास 9th में पढ़कर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी कोशिकाएं जो शायद मैंने कल भी बताई थी, ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। पौधे की हर कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। कोशिका एक बार जब वृद्धि कर लेती है तो कई कोशिकाएं जो है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो कभी अपनी विभाजन की क्षमता नहीं खोती। इसका मैंने क्लास 9th में एक मस्त एग्जांपल दिया था कि अगर आप अभी कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, है ना, जैसे जो भी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, या आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि विभोज्योतक है। आपको अभी और पढ़ना है, अभी और कंपटीशन एग्जाम देने हैं, अभी सेटल नहीं हुए, आपको और पैसा कमाना है, तो आप क्या करोगे, अभी भी पढ़ोगे, अभी भी आप एक्टिव हो। लेकिन फर्ज करो कि एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या आपकी कोई लॉटरी लग जाए तो आप करोड़पति बन जाओ। वो होती है स्थायी कोशिकाएं। अब आप स्थायी हो गए हो, अब आप परमानेंट हो गए हो, परमानेंट जॉब लग गई है अब आपकी, अब इनएक्टिव हो गए हो, निष्क्रिय हो गए हो। ये स्थायी कोशिकाएं ऐसी ही निष्क्रिय होती है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, फिक्स ही हो जाती है, सेटल हो जाती है कि अब ना इन्हें पढ़ना है, ना लिखना है, ना कोई माथापड़ी, आराम से पैसा आ रहा है, आराम से पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोशिकाएं जो होती है वो स्थायी या परमानेंट कोशिकाएं होती हैं। यही एग्जाम्पल मैंने क्लास 9th वालों को भी दिया है, क्योंकि समझने में बहुत ईजी है। और अगर आप अभी सेटल नहीं हुए हैं तो आप क्या हो, सक्रिय हो, अभी भी आप पढ़ोगे लिखोगे कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये विभाजन होता रहता है, इसमें ये एक्टिव रहती है हमेशा, ये विभाजित होती रहती है, क्योंकि इनका काम ही विभाजन करना है। ठीक है, और स्थायी कोशिकाएं जो है वो विभाजित नहीं होती। कई बार स्थायी कोशिकाएं अचानक से विभाजन को भी प्राप्त कर लेती है, जो हम एधा पढ़ेंगे आगे, अभी जब पढ़ेंगे एधा वाली जो कोशिकाएं होती है। ये क्या, कौन सा केस हो गया कि आप परमानेंट हो गए, सेटल हो गए, लेकिन फिर आपको लगा कि आपका जो पड़ोसी है या आपका दोस्त है, आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो 4 करोड़ कमा रहा है, तो आपको एनर्जी आ जाएगी, नहीं 1 करोड़ तो यार मेरे लिए कम है, वो तो 4 करोड़ कमा रहा है। तो आप परमानेंट होते हुए, स्थायी होते हुए कैसे हो जाओगे, फिर से एक्टिव हो जाओगे कि नहीं मैं भी 4 करोड़ कमाऊंगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर से पढ़ाई शुरू करोगे, या ऐसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे जहाँ पे इनकम ज़्यादा हो, या ऐसा कोई सोर्स ढूंढने की कोशिश करोगे जहां पे इनकम ज्यादा हो। तो आप क्या हो गए, स्थायी से फिर से कैसे हो गए, विभोज्योतकी हो गए। तो ऐसा भी होता है। और ऐसी कोशिकाएं क्या होती है, जनरली एधा होती है। इस नाम को ध्यान रखें जरा, ये आगे आएगा, एधा कोशिकाएं जो आती है, जब हम द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तब पढ़ेंगे। ठीक है, एधा कोशिकाएं या कैम्बियम सेल्स कहते हैं उनको। चलिए, तो ये रीजन है, ये वाला वृद्धि क्षेत्र है, यहां से कोशिकाएं विभाजित होती है और रूट की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है, उसके ऊपर वाला रीजन जो आता है उसको बोलते हैं रीजन और इलोंगेशन, यानी दीर्घीकरण क्षेत्र। यहां से कोशिकाएं विभाजित होती है, फिर मूव करके ऊपर जाती है, यानी चलकर जैसे जैसे वृद्धि करती है, भाई लंबाई में वृद्धि हो रही है तो पुरानी कोशिकाएं नीचे चली जाएगी, नई कोशिकाएं ऊपर की ओर गमन करेंगी, और वो क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। मतलब स्थायी तो क्या बोल सकते हैं आप, उनकी साइज में वृद्धि होगी। मान लो ये एक कोशिका है, ये विभोज्योतक कोशिका है, ये विभोज्योतक कोशिकाएं विभाजित हुई, अब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं या 4 कोशिकाएं बनेंगी, तो ऑब्वियसली उनका साइज कैसा होगा, छोटा। एक कोशिका से 4 चीजें आप बना रहे हो, तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी ऑब्वियसली उनका साइज इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कोशिकाएं पहले तो विभाजित होती है, फिर वृद्धि करती है। इस वृद्धि इन द सेंस की साइज में वृद्धि, भाई इनको नॉर्मल साइज लेना है, तो नॉर्मल साइज लेने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलोंगेशन।
अब ये नॉर्मल थोड़ी बड़ी हुई। तो इस क्षेत्र में जो इलोंगेशन है, जो दीर्घीकरण क्षेत्र है, उसमें कोशिका की आकार में वृद्धि होती है। और फिर सबसे फाइनल वाला स्टेज जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि वर्धीकरण क्षेत्र या स्थायी क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ये कोशिकाएं फिक्स हो जाएंगी, अब ये आगे विभाजित नहीं करेंगी, फिक्स हो गई, इनमें कोई विभाजन नहीं होगा, ये अपने काम काज के अनुसार सेटल हो गई है। इनका जो जो काम है इनको बांट दिया गया है कि जाओ तुम ये काम करो, जाओ तुम ये काम करो, अभी अपने अपने काम में लग गई है, इनको इस विभोज्योतक से कोई लेना देना नहीं है। तो इस रीजन में, ये जो रीजन है इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे मूल रोम पाए जाते हैं, यानी कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं। जो हमने कल बात की थी कि रूट में, इस रीजन में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सब जगह, जो आपको दिख भी रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें सारी कोशिकाएं जनरली कैसी होती है, स्थायी होती है, जो विभाजित नहीं करेंगे। और भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या क्षेत्र है मूल के। मूल के वृद्धि प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से 3 भाग है, पहला मेरिस्टेमेटिक रीजन जो सबसे नीचे वाला है, उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र जो अभी हमने देखा, और उसके बाद परिपक्व क्षेत्र जिसको मैचुरेशन फेज कहते हैं। अब इसको समझो, वो हमने अच्छा वाला बना दिया, अब डायग्राम बिगाड़ने की बारी आई है, तो मैम मानेंगी नहीं। चलो, ये है वो रूट, इसके कॉर्नर पे कुछ मिमी या कुछ सेंटीमीटर का जो रीजन है, यहां पे जो कोशिकाएं उपस्थित हैं वो सारी कोशिकाएं कैसी है, विभोज्योतक, मेरिस्टेमेटिक है। इनमें क्या है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो ये विभाजित होंगी। ठीक है, विभाजित होके इस रीजन को किसने कवर कर रखा है, इस रीजन को एक कैप लाइक संरचना ने कवर कर रखा है, जिसको हम कहते हैं मूल गोप, यानी कि रूट कैप। क्यों, ताकि ये इसकी रक्षा कर सके। अब ये कोशिकाएं विभाजित हुई, व्हाइट वाली क्या होगी, विभाजित होकर लंबाई में वृद्धि करेगी, मूल थोड़ी सी और लंबी हो गई, उधर से भी इधर से भी। तो अब देखो, नई कोशिकाएं जो बन रही है, नई कोशिकाएं इधर की तरफ बन रही है क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो पीछे वाली कोशिकाएं तो पीछे हटती जाएगी ना। जैसे आप किसी लाइन में खड़े हो, सपोज करो आप किसी लाइन में खड़े हो, उस लाइन के आगे कोई आके खड़ा हो जाता है, पीछे नहीं आगे, तो आगे वाला क्या करेगा, पीछे खिसकेगा, फिर उससे पीछे वाला। होता है ऐसा, आप स्कूल में लाइन में लगते हैं, आप सबसे फ्रंट में खड़े हैं, आपके आगे कोई लग गया तो आप एक कदम पीछे जाएंगे, फिर आपसे वाला एक कदम पीछे जाएगा, फिर आपसे वाला एक, ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। नई कोशिकाएं जब बनती है तो पीछे वाली पीछे खिसकती जाती है। अब इन पीछे वाली का होगा क्या, ये होगा कि ये कोशिकाएं जो है दूसरे रीजन में चली जाएंगी। चली क्या जाएंगी, हम उसको नाम दे देते हैं। ये देखो, मैंने थोड़ी सी कोशिकाएं बना दी, इस वाले क्षेत्र को, ये यहां तक होगा, इसको बोलते हैं हम दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घ का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन। ठीक है, लंबा होना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोशिकाएं थोड़ी लंबी, थोड़ी चौड़ी होकर वृद्धि करेगी, नॉर्मल साइज में आएगी, तो इसको हम बोल देते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, जो सेकंड वाला है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लंबाई में वृद्धि कर रही है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रूट की लंबाई में वृद्धि कर रही है। तीसरा रीजन जो है वो क्या है, ये वाला, कि अब ये कोशिकाएं अपने काम के हिसाब से बांट दी जाएंगी। भाई इतनी सारी कोशिकाएं, सबका अलग अलग काम होगा, क्योंकि हम ऊतक है ना, ये सब, ये कोशिकाएं क्या है, ऊतक बनाएगी। किसी का काम, कोई जाइलम बनाएगा, कोई फ्लोएम बनाएगा, जिसको किसी को पानी इधर उधर भेजना है, किसी को खाना इधर उधर भेजना है, किसी को नॉर्मल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, किसी को और कुछ करना है, किसी को हरित लवक देना है। तो हालांकि रूट में हरित लवक नहीं होता, हम जस्ट बात कर रहे हैं काम के हिसाब से कि काम देना है। तो भाई काम देना है तो इनको काम दे दिया जाएगा कि चल तू व्हाइट वाली, तेरा काम क्या है, जाइलम है तू। जाइलम क्या होता है, जाइलम वो कोशिकाएं हैं जो पौधों में जल का वहन करती है, मतलब रूट से जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों में
पहुंचाती है। इसको फर्दरली पढ़ेंगे, वही जिन्होंने 9th की क्लासेस ले रखी है उनको तो पता होगा। और मैंने एक याद करने का तरीका भी बताया है कि जाइलम में देखो क्या आता है, ज, तो ज से जल याद रह जाएगा, जाइलम जल का वहन करता है। फ्लोएम, फ से फूड, तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड का परिवहन करेगा। तो इसको मैंने काम दे दिया, ये जाइलम बन गई। उसके बाद कुछ और कोशिकाएं मैं लेकर आई, मैंने कहा तुम चलो, तुम्हारा आगे जाके काम क्या होगा, फ्लोएम जैसा होगा, मतलब तुम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करोगी। तो आधी कोशिकाएं मैंने फूड की। हम यहाँ लाइन से बना रहे हैं, वो मिक्स होती है थोड़ी सी, आप देखेंगे जब हम तने का या रूट का कट करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो ये जो है ये कर दी, और कुछ कोशिकाएं उसको और कुछ काम दे दिया कि भाई तुम तो है वो मोटाई में वृद्धि करना, सिर्फ रूट की मोटाई बढ़ाना। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन का मतलब मिच्योर, ये काम करने लायक हो गई है। छोटे होते हैं हम, बेबी होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हम काम करने लायक होते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं बाहर। ये इनकी जॉब इनको परमानेंटली दे दी गई है। तो अब ये कोशिकाएं जो है ये स्थायी बन चुकी है, ना तो इनमें कोई वृद्धि होने वाली है, ना ही इनमें कोई विभाजन होने वाला है। ये सारी कोशिकाएं कैसी है, स्थायी, ऐसी की ऐसी रहेंगी ये। कब तक, जब तक इनको कोई उंगली ना कर दे कि तेरे से ज्यादा दूसरा कोई करोड़पति है, ठीक है, वैसी उंगली ना कर दे। और वो भी सभी नहीं, सिर्फ एधा वाली कोशिकाएं भटकती हैं, बाकी सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एधा की कोशिकाएं जो है उनको भटकना होता है दूसरे के 4 करोड़ देखकर, ठीक है। तो ये स्थायी हो जाती है, इसीलिए हम इस रीजन को क्या बोल देते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र, तीसरा वाला क्षेत्र। ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक फोटो में आप ऐसे बना सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, एग्जामिनर बुरा नहीं मानेगा, न ही बुक बुरा मानेगी कि तूने मेरा डायग्राम क्यों नहीं बनाया, ठीक है। चलिए अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहला विभोज्योतकी क्षेत्र, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल वृद्धि क्षेत्र कह रहे हैं, फर्स्ट वाले को। यह क्षेत्र मूल के सिरे के ऊपर की ओर 1 मिलीमीटर या कुछ ही मिलीमीटर तक का होता है। भाई बहुत छोटा होता है, हमने देखा सिर्फ इतना सा कोना। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मूल गोप यानी कि रूट कैप से जुड़ा होता है, कैप बना देगी। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो समझाने के हिसाब से, कि बस ये वाला पोर्शन समझा रहे हो तो सिर्फ इसी का डायग्राम बना दो, है ना, ये बना दो, यहाँ पे कोशिकाएं बना दो, इनको नाम लिख दो कि ये क्या है, विभोज्योतक कोशिकाएं। अलग अलग, लेकिन एक आपको कॉमन तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, एक कॉमन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों क्षेत्र एक साथ भी तो दिखाने हैं। ये रहा मूल गोप वाला क्षेत्र, इसकी सभी कोशिकाएं क्या हैं, मूल गोप से ढका हुआ है। ये क्यों ढका हुआ है, ये बार बार मैं कह रही हूं, ताकि विभोज्योतक कोशिकाओं की रक्षा की जा सके, उनको खरोच से, बाहरी वातावरण से बचाया जा सके। इस क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी पतली सी होती है, कि कोशिका भित्ति वाली होती है, वह जीव द्रव्य सघन होता है, ठीक है। इनका जीव द्रव्य क्या होता है, सघन होता है। और कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, जीव द्रव्य सघन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने वही विभोज्योतक कोशिकाएं पढ़ी है क्लास 9th में, तो आपको पता होगा कि वो छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और इनका जीव द्रव्य जो है वो सघन होता है, ऐसा बहुत ज्यादा कंडेंस, क्योंकि भाई इनको काम करना है, इनको विभाजन करना है आगे, तो इनको सघन तो होना ही पड़ेगा। और पतली भित्ति वाली भी होती है, फिर पतली भित्ति वाली और छोटी है, तो फिर इनको रक्षा के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मूल गोप की जरूरत पड़ती है, इनका गार्ड होता है। यह कोशिकाएं लगातार विभाजन कर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाती है, जिससे मूल की वृद्धि होती है। ये बात हम कर चुके हैं कि ये लगातार क्या करती रहेगी, विभाजन करती रहेगी, क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता है, विभाजन करती रहेगी और मूल में वृद्धि करती रहेगी। मूल जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी बना दें, ये लो, ऐसी हो जाएगी। अब ये मूल गोप यहाँ आ जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना कि जब मूल की लंबाई में वृद्धि होगी ना, तो मूल गोप वहां से हटके ये कोने पर आ जाएगा, हमेशा कोने पर ही रहेगा, शीर्ष पर, जिसको हम कहते हैं। और विभोज्योतक कोशिकाएं भी शीर्ष पर ही रहती है अधिकतर। नेक्स्ट है, ये देखो, ये देख लो एक डायग्राम,
कहाँ कहाँ विभोज्योतक कोशिकाएं होती हैं, हालांकि वही जिन्होंने क्लास 9 ले रखी है उनको पता है, हमने बनाई है। सबसे पहली विभोज्योतक कोशिकाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये अभी जो हमने पढ़ी मूल के शीर्ष पर, उनको बोलते हैं शीर्ष विभोज्योतक कोशिकाएं या एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ होती है, शीर्ष पर होती है, मूल यानी कि रूट के भी शीर्ष पर होगी, और अगर तना है, ये तना दिखाया है फोटो में, तो तने के भी क्या होती है, शीर्ष पे होती है। इसलिए तना हमेशा लंबाई में वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसके शीर्ष पर कौन सी होती है, शीर्ष विभोज्योतक कोशिकाएं या एपिकल मेरिस्टेम। और कहाँ होती है, और जो ये होती है, ये एक तो साइड में होती है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ हाईलाइट करके बताइए। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूं, ये देखो तना है, इसके यहाँ पे तो हो गई कौन सी कोशिकाएं, शीर्ष विभोज्योतक कोशिकाएं। उसके बाद बीच में यहाँ पे देखो बहुत सारी कोशिकाएं हैं ऐसी, लेकिन उनमें से कुछ कोशिकाएं जो अब मैं ग्रीन करने वाली हूं, ऐसे ये कोशिकाएं क्या है, सारी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही है, सिर्फ साइड साइड वाली कोशिकाएं विभाजित हो रही है। तो इन साइड वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, पार्श्व विभोज्योतक। कौन सा विभोज्योतक है ये, पार्श्व। कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल है, पार्श्व वाली। ये एपिकल वाली है, ये पार्श्व वाली है। रूट में सिर्फ अभी हमने कौन सी देखी, एपिकल वाली देखी। तने में भी होती है एपिकल, लेकिन तने में पार्श्व भी होती है। क्या काम है इसका भाई, मोटाई में वृद्धि करना। भाई लंबाई में तो वृद्धि, लंबी 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 लंबी, क्या बांस बन जाएगा तना या जड़, भाई मोटाई में भी तो वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मोटाई में वृद्धि कौन सी कोशिकाएं करती हैं, पार्श्व कोशिकाएं करती है। और यही वो कोशिकाएं जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एधा, जो पहले तो कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है, फिर अचानक इनमें हृदय परिवर्तन हो जाता है, इनका मन बदल जाता है कि नहीं मैं तो विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये हो गई पार्श्व कोशिकाएं। उसके बाद कुछ स्पेशल जो तने होते हैं, रूट्स में ऐसा नहीं होता, तनों में होता है कि आपने गन्ना देखा है, जो मैंने कल भी बताया था आपको कि गन्ने में और बहुत सारी चीज़ों में एक तो पर्व होता है और एक पर्व संधि होती है। ये बीच वाला जो है वो पर्व है और ऊपर जो दोनों साइड में है वो पर्व संधि है। तो इन पर्व और पर्व संधि में जो है, इनके यहाँ आसपास, पर्व संधि के आसपास इस जगह पे कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं। वो भी कैसी होती है, ये देखो दे रखी है। मान लो ये दोनों पर्व संधियां हैं, तो इनमें जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं इंटरकैलरी सेल या अंतर्विष्ट कोशिका। ठीक है, ये कौन सी है, अंतर। तो इतनी टाइप की विभोज्योतक कोशिकाएं हमारे पास होती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। लेकिन अभी जो हमने रूट में पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, सिर्फ शीर्ष विभोज्योतक कोशिकाएं। आ जाओ अब दीर्घीकरण क्षेत्र, सेकेंड पार्ट कौन सा है, कोशिकाएं विभाजित हो गई, छोटी छोटी हो गई साइज में, क्योंकि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, तो अब उनका साइज छोटा हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको नॉर्मल साइज में लेकर आना पड़ेगा। ये काम किधर होता है, दीर्घीकरण या इलोंगेशन क्षेत्र में होता है। यह क्षेत्र विभोज्योतिकी क्षेत्र के ऊपर 1 से 5 मिमी तक फैला होता है। देखो ये आपको ये जो लेंथ वेंथ है ना, मिमी तक फैला हुआ है, ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि यह क्षेत्र विभोज्योतिकी क्षेत्र के ऊपर फैला होता है। ठीक है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितना छोटा होता है ना, उस हिसाब से बताया। विभोज्योतिकी क्षेत्र में बनी गई कोशिकाएं इस क्षेत्र की लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है, इसीलिए इलोंगेशन, दीर्घीकरण कह रहे हैं, लंबाई में वृद्धि होती है, साइज में वृद्धि होती है, ताकि रूट्स की भी लंबाई में वृद्धि हो। विभोज्योतिकी तथा दीर्घीकरण क्षेत्र में होने वाली इन क्रियाओं के कारण मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब मूल गोप में कोशिकाएं विभाजित हुई यहाँ वाले क्षेत्र में, और फिर अब दीर्घीकरण में भी कोशिकाएं विभाजित हो रही है, अलग कलर से बना देते हैं, तो भाई क्या होगा, उससे रूट की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है,
नेक्स्ट रीजन है परिपक्वन क्षेत्र। भाई अब बढ़ा दिया बच्चे को, आपके जैसा ही है, पहले आप जन्मे, फिर आप में क्या हुई, वृद्धि हुई, आप लंबे हो गए, एडल्ट बन गए, 18-19 साल के हो गए, आप में सारी वृद्धियां रुक गई। आपकी भी वृद्धि रुक जाती है ना एक समय बाद, आपकी हाइट वाइट सब मेंटेन हो गई। अब आप क्या हो गए हो, आप मिच्योर हो गए। बोलते हैं ना कि आप मिच्योर हो गए, अब 18 साल का हो गया है, ताने मारते हैं लोग, 18 साल का घोड़ा हो गया है, अभी तक इसको कोई अकल नहीं आई। तो क्या हो गया है, परिपक्वन क्षेत्र आ गया है। इनका भी परिपक्वन क्षेत्र आ गया है, इनके भी घर में रूट्स की कोशिकाएं इनको भी ताने मारती होगी कि इतना बड़ा हो गया है, अभी तक तेरे में कोई मैच्योरिटी नहीं है, यही ऐसे बोलती होंगी इनकी कोशिकाएं भी। दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है, यह कुछ मिमी से कुछ सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदित हो जाती है। जो हमने कहानी कही कि क्या होगा, पहले विभाजन, फिर उसके बाद दीर्घीकरण, और दीर्घीकरण के बाद कोशिकाएं अपने अपने हिसाब से जो जो उनको काम मिला है उसके हिसाब से विभिन्न ऊतकों में क्या हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदित हो जाएगी कि जाइलम बना रही है, फ्लोएम बना रही है ना, मृदुत्तक कोशिकाएं बना रही है, पेरेन्काइमेटस सेल बना रही है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल बना रही है। ये अपना अपना काम करेंगे कि जाओ ढूंढो अपनी अपनी जॉब, कमाओ और खाओ। ठीक है, हमारा कोई तुमसे लेना देना ना है। यह क्षेत्र बाहर से आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों पहचाना जा सकता है, क्योंकि हमने इसकी एक स्पेशल चीज बताई है, क्योंकि इस क्षेत्र में असंख्य मूल रोम होते हैं, यानी कि रूट हेयर्स होते हैं। मूल रोम जल अवशोषण क्रिया के मुख्य अंग होते हैं। क्या होगा, ये रीजन जो है ये कैसे स्पेशली पहचाना जाएगा कि हमें इसके बाहर क्या दिखेंगे, मूल रोम दिखेंगे इस तरह से सब जगह से, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखे। हालांकि बहुत बारीक है, आपको मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा इसका, ऐसे नेक्ड आई से तो आपको फिर भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, और इसका देखो मैं आपको बताती हूँ मस्त, गाजर देखिए आपने, गाजर रूट है, उस पे छोटे छोटे बाल देखे आपने, उसमें तो काफी बड़े हो जाते हैं क्योंकि गाजर ही खुद बड़ी हो गई, वो रूट ही इतनी बड़ी हो गई तो बाल भी बड़ा हो गया है। तो भाई वैसे ही हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, गाजर भी क्या है, एक जड़ का एग्जाम्पल है ना, तो उसमें आपने हेयर्स देखे हैं, मूली में देखे हैं, ये सब वो रूट हेयर्स है। ठीक है, जो बताते हैं कि वो कौन से क्षेत्र में है, स्थायी क्षेत्र में है या परिपक्वन क्षेत्र में है। ठीक है, क्या काम है इनका, जल अवशोषण करना है, यानी कि वही जो मेन रूट का काम है, जमीन से क्या करना है, जल अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण करना है। तो बात समझ में आई कि कौन से 3 क्षेत्र होते हैं। पहला, फिर से एक बार देख लो जरा, पहला विभोज्युत्तकी क्षेत्र, जहाँ की कोशिकाएं विभाजन करेगी और संख्या में वृद्धि करेगी। इनकी स्पेशलिटी आपको याद रखनी है कि ये छोटी पतली और सघन जीव द्रव्य वाली होती है। उसके बाद हमने देखा इसका कि कहाँ कहाँ विभोज्युत्तकी कोशिकाएं पाई जाती है, जो आगे हमें पढ़ना है कि कितनी प्रकार की जो है हमारे पास विभोज्युत्तकी कोशिकाएं हैं। उसके बाद हमने देखा दीर्घीकरण क्षेत्र, जहाँ पे कोशिकाएं विभाजन के बाद क्या करती है, लंबाई में वृद्धि करती है, जिसकी मूल की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला, जहां पे विभाजन के बाद कोशिकाएं किसको प्राप्त कर लेती है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेती है। ये लिख सकते हो आप, स्थायी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य इतना सघन नहीं मिलता, निष्क्रिय हो जाती है, ये भी लिख सकते हो। निष्क्रिय किस हिसाब से, निष्क्रिय किस हिसाब से बोल रहे हैं हम, भाई काम नहीं करेगी ऐसा नहीं, विभाजन के हिसाब से निष्क्रिय हो जाती है, यानी ये आगे क्या नहीं होगी, विभाजित नहीं होती, स्थायी हो गई है। चलिए, तो समझ में आया आपको क्या है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको पढ़ाना था, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसके साथ लिया नहीं जा सकता है, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मूल के रूपांतरण, यानी कि हमें मूल जो है वो कैसी कैसी कहाँ कहाँ पे जो मिलती है और कैसे कैसे फॉर्म में मिलती है। तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक, और 9th की क्लासेस लेते रहिए और भी थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए ताकि आपको 11th में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।